लालची देवरानी पार्ट 1, 2, 3 में आप लोगों ने देखा और सुना। कार्तिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोटे भाई राहुल के नाम कर दी। एक हादसे में कार्तिक की मौत हो जाती है। कार्तिक की पत्नी राधिका को उसकी देवरानी ने 5 साल तक नौकरानी बनाकर रखा। किसी वजह से राधिका ने अपनी देवरानी के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसकी वजह से उसने धक्के देकर राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। फिर राधिका अपनी बेटी के साथ सरपंच जी के घर में रहने लगी। राधिका 5 सालों के बाद अपने मायके गई थी। वहां पर उसको पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। राधिका के जाने के बाद उसकी देवरानी पुष्पा ने अपनी सास अनुपमा जी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। राधिका के गहनों की वजह से अनुपमा जी को बहुत मारा पीटा गया। एक दिन उसका छोटा भाई आया और अनुपमा जी को लेकर घर वापस चला गया। लालची देवरानी, इस कहानी को समझने के लिए पहले इसका पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। राधिका को पंचायत की वजह से जो ससुराल की तरफ से राशन पानी मिलने लगा था, उसकी वजह से जिंदगी बहुत ही आराम से कट रही थी। राधिका मन ही मन में सोच रही थी कि वो तो अपनी सासू मां अनुपमा जी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने तो उनके साथ पहले ही खेल खेल दिया। उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई। राधिका आज गुनगुन के लिए गाजर का हलवा बना रही थी, इसीलिए गुनगुन बहुत ही ज्यादा खुश थी। राधिका मन ही मन में सोच रही थी कि गुनगुन बिल्कुल अपने पापा और दादी पर गई है। कार्तिक को भी गाजर का हलवा बहुत ही पसंद था और उसकी माँ को भी गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है। इसीलिए जब राधिका वहां पर थी तो हफ्ते में एक बार गाजर का हलवा जरूर बनाती थी। हाँ, वो अलग बात है कि गाजर का हलवा बनाने में समय बहुत लगता था और उसके पास उस समय बहुत सारे काम हुआ करते थे, लेकिन वो फिर भी हलवा बनाती थी। राधिका जब गाजर का हलवा अपनी बेटी को देने की कोशिश करती तो उसकी देवरानी पुष्पा उससे छीन लिया करती थी और गुनगुन को गाजर का हलवा खाने के लिए नहीं मिलता था। पुष्पा राधिका को परेशान करने के लिए जानबूझकर हलवा गुनगुन को खाने के लिए नहीं देती, जिसकी वजह से राधिका और गुनगुन की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन कभी कभी राधिका थोड़ा सा गाजर का हलवा छुपा लिया करती थी अपनी बेटी गुनगुन को खिलाने के लिए, जिसे खाकर गुनगुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी और उसे खुश देखकर राधिका को भी बहुत सुकून मिलता था। गुनगुन ने राधिका का कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, मम्मी सुनो ना, इसमें थोड़े से काजू और बादाम भी डाल देना तो हलवा एकदम मस्त लगेगा। गाजर का हलवा बन गया था। राधिका ने एक कटोरी में निकालकर गुनगुन को दे दिया और गुनगुन बहुत ही चाव से उसे खाने लगी। तभी मालती जी अपने भाई के घर से वापस आ गई थी, क्योंकि उनकी बेटी नायरा अपने बेटे के साथ घर आ रही थी। राधिका को अभी तक इस बात का पता नहीं था कि नायरा अपने बेटे के साथ घर आ रही है। मालती जी राधिका के पास गईं और बोली, राधिका बेटी कैसी हो, सब कुछ ठीक है ना? हाँ चाची जी, सब कुछ ठीक है। राधिका ने गाजर का हलवा मालती जी को भी निकाल कर दिया और फिर साथ राधिका ने अपनी सासू माँ के बारे में मालती जी को सब कुछ बता दिया। बेटा राधिका, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। वही आज अनुपमा जी के साथ हुआ है। खैर ये अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हारे गहने तुम्हें वापस कर दिए। अब वो तुम्हारे मुसीबत में काम आ सकते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ही संभाल कर रखना। जी चाची जी। उसके बाद मालती जी ने राधिका को बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन नायरा अपने बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने के लिए आ रही है। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है और साथ में गुनगुन भी कूदने लगती है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है कहकर अब जब भी राधिका गुनगुन को इस तरह हंसते खेलते हुए देखती थी तो उसे बहुत ही सुकून महसूस होता था। अगले दिन नायरा अपने बेटे राज के साथ घर आ गई थी। कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं रहता, वो बदलता ही रहता है। नायरा अपने आसपास की सहेलियों से मिलने के लिए निकल जाया करती थी और राज गुनगुन के साथ खेलता रहता था। राज को गुनगुन के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। राज की उम्र यही कोई 7-8 साल के आसपास होगी और गुनगुन राज से छोटी थी। करीब एक हफ्ते के बाद की बात है, जैसे ही राधिका और गुनगुन स्कूल से आए, वैसे ही राज गुनगुन के पास आ गया और बोला,
गुनगुन चलो ना छत पर चलते हैं, वहां पर मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। राधिका ने राज से कहा, राज बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, जरा गुनगुन कुछ खा पी ले, उसके बाद फिर तुम दोनों आराम से खेलना। नायरा ने राधिका की बात सुन ली थी। उसे राधिका की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नायरा ने जाकर अपनी माँ मालती देवी से कहा, माँ ये राधिका अपने आप को क्या समझती है। मेरे राज ने गुनगुन के साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी मालती जी ने नायरा को डांटते हुए कहा, नायरा क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है। अभी अभी राधिका और गुनगुन दोनों स्कूल से आई हैं। गुनगुन को भूख लगी होगी। वैसे भी गुनगुन स्कूल से आने के बाद में पहले खाना खाती है, उसके बाद ही कोई और काम करती है। तुम्हें तो अपने बेटे की चिंता भी नहीं है। तुम्हें पता है राज ने खाना खाया या नहीं खाया? नहीं पता होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो घूमने से फुर्सत ही नहीं है। जब से आई हूँ तब से 2 मिनट तुमसे घर में नहीं रहा गया। मम्मी, अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो घूमने तो जाऊंगी ही ना। ये मेरा मायका है, कोई ससुराल नहीं जो घर में बैठी रहूंगी। और मैं देख रही हूँ मम्मी, जब से राधिका आई है तब से आप उसी का साथ देती हैं। मैं आपसे कुछ भी कहती हूँ तो आपको मेरी बातें सुनाई ही नहीं देती। नायरा बेटा, मैं किसी का साथ नहीं देती। जो मुझे सही दिखाई देता है मैं वही बोलती हूँ। ये जो तुम बेसिर पैर की बातें अपने दिमाग में भरती जा रही हो कि मैं तुमसे ज्यादा राधिका को प्यार करने लगी हूँ, तो उसे तुम अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलती हूँ। अगर तुम्हें खराब लग जाता है तो उसके लिए फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो अपनी अपनी सोच है। तभी राधिका के रूम से आवाज आई। उसने राज को भी खाने पर बिठा लिया था, क्योंकि राज ने अभी तक खाना नहीं खाया था। राधिका ने गुनगुन के लिए पालक के पराठे बनाए थे। राज को भी पालक के पराठे बहुत ही अच्छे लगते थे। दोनों ने एक साथ बैठकर बड़े ही प्यार से पालक के पराठे खाए। तभी राज ने कहा, मौसी आप तो पालक के पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, मम्मी से भी ज्यादा अच्छे। राधिका ने राज को प्यार से खाना खिलाया। ये नायरा को नहीं दिखाई दिया, लेकिन राज ने जो कहा कि आप तो मम्मी से भी ज्यादा अच्छे पराठे बनाती हो, ये नायरा को बहुत ही अच्छी तरह से सुनाई दे गया। उसने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, मम्मी देख रही हो ना, अब राज भी उसी के गुणगान करने लगा है। कह रहा है राधिका से कि मौसी आप तो मम्मी से भी ज्यादा अच्छे पराठे बनाती हैं। तभी मालती जी ने नायरा को डांटते हुए कहा, नायरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राज बच्चा है, अगर उसको राधिका के हाथ के पराठे अच्छे लगे तो इसमें राधिका की क्या गलती है? नायरा अपने दिमाग को तुम थोड़ा ठंडा ही रखो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। अपने मन से राधिका के लिए जलन की भावना निकाल दो। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। नायरा को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। नायरा गुस्से में बोली, माँ बहुत हो गया ये आपका राधिका पुराण। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। आज मालती जी को नायरा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इससे पहले तो नायरा राधिका के साथ बहुत अच्छी तरह रहती थी। वो खुद ही राधिका की तारीफ किया करती थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो नायरा से जलने लगी? मालती जी मन ही मन में सोचने लगी, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर नायरा के दिमाग में चल क्या रहा है, और आजकल वो रोज 3 घंटे के लिए कहाँ जा रही है। अगले दिन नायरा जब घर से बाहर निकली तो मालती जी ने ड्राइवर को उसके पीछे पीछे भेजा। नायरा अपनी उस सहेली से मिलने के लिए उसके घर चली गई थी, और ड्राइवर ये देखकर वापस आ गया कि नायरा बिटिया कहाँ गई है। उसने जाकर मालती जी को बताया, मालकिन नायरा बिटिया राधिका बिटिया की देवरानी पुष्पा के घर गई हैं। ये सुनकर मालती जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नायरा ऐसा कुछ भी कर सकती है। नायरा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पुष्पा ने राधिका के साथ क्या क्या किया है, फिर भी वो पुष्पा से दोस्ती कैसे कर सकती है। मालती जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मालती जी ने सरपंच जी को सारी बातें बता दी। ये सुनकर सरपंच जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब सरपंच जी और मालती जी बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि आखिर वो राधिका से नफरत क्यों करने लगी है, क्योंकि ये सारा काम तो पुष्पा का किया धरा है। ये बात दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे।
लगभग 2 घंटे के बाद नायरा वापस घर आई। मालती जी ने सरपंच जी को कुछ भी कहने से मना कर दिया था। उन्होंने सरपंच जी से कहा, मैं नायरा को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, आप बीच में मत बोलिएगा। घर के अंदर घुसते ही नायरा ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। क्यों नायरा, तू अपनी जिस सहेली के घर गई थी, क्या उसने तुझे खाना भी नहीं खिलाया? ऐसे ही उससे मिलकर वापस आ गई। माँ कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं उसके घर खाना खाने के लिए गई थी? मैं तो बस उससे मिलने के लिए गई थी। माँ, आज ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? आज से पहले मैंने जब भी आपसे खाने के लिए कहा तो आपने तुरंत ही बना दिया था, कभी ऐसा सवाल नहीं किया था। फिर आज ये सब कैसे? अच्छा हाँ, मुझे समझ में आ गया, वो आपकी राधिका बिटिया है ना। आजकल तो आपकी वही लाडली है। मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नायरा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रही है और क्या नहीं? आजकल तू जिस सहेली के पास बैठने जा रही है, तुझे पता नहीं है वो किस तरह की लड़की है। उसने अपने घर वालों की जिंदगी तबाह कर दी है और वो तेरे साथ भी वही करेगी। नायरा, तू उससे जितना दूर रहेगी तेरे लिए वही अच्छा होगा। माँ, लगता है अब आपने मेरी जासूसी करवाना शुरू कर दिया। चलो अच्छी बात है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कौन जरूरी है और कौन नहीं। सही कह रही थी पुष्पा कि राधिका बहुत ही चंट और चालाक है। उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया। आपको हर समय वही सही दिखाई देती है और मैं आपको हर समय गलत दिखाई देती हूँ। ऐसा क्यों माँ? नायरा, मैंने तुझ में और राधिका में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए जो सही है मैं उसी का साथ देती हूँ। नायरा, तुझे पता है, तू तो रोज घूमने चली जाती है। राज दोपहर का खाना राधिका के पास ही खाता है जब वो और गुनगुन स्कूल से आती हैं। उस छोटे से बच्चे को राधिका का प्यार दिखाई देता है, लेकिन तू इतनी बड़ी होकर भी राधिका को समझ नहीं पा रही है। नायरा आज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए उसने खाना नहीं खाया और अपने कमरे में चली गई। मालती जी ने सरपंच जी को ये बात बताई। सरपंच जी ने मालती से कहा, एक बार मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम उसका खाना लगा दो। मालती जी ने नायरा का खाना लगा दिया और सरपंच जी खाना लेकर जैसे ही नायरा के कमरे में गए, नायरा तुरंत बोली, पापा आप यहाँ पर क्यों आए? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। अरे भाई, जब बिटिया रानी गुस्सा है तो फिर उन्हें मनाने के लिए उनके पास ही आना पड़ेगा ना। अरे पापा, मैं आपसे थोड़ी ना गुस्सा हूँ, मैं तो मम्मी से गुस्सा हूँ। वो हर समय राधिका राधिका किया करती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरा बेटा राज भी अब तो राधिका मौसी किया करता है। ऐसा लगता है मैं इस घर में हूँ ही नहीं। नायरा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका सच में बहुत अच्छी लड़की है। एक बार तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। राधिका ने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी तुम्हारी माँ का ध्यान रखने के लिए। और रही बात तुम्हारी, इस बार तुम जब से घर आई हो तब से तुमने तो घर में रहना ही छोड़ दिया है। 3-4 घंटे के लिए रोज घर से बाहर निकल जाती हो। जब तुम पूरा टाइम घर से बाहर ही रहती हो तो फिर तुम्हारी माँ तुमसे कैसे बात करेगी, तुम ही बताओ। नायरा अपने पापा की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोली, वो चुपचाप बैठी रही। सरपंच जी ने बड़े ही प्यार से नायरा को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर वो नायरा के कमरे से बाहर आ गए। अगले दिन फिर नायरा पुष्पा के पास गई और पुष्पा को सारी बातें बता दी। पुष्पा ने कहा, नायरा, इस राधिका का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे छीन लेगी। नायरा, मैं जैसा तुम्हें बताती हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, फिर देखना उस राधिका का क्या हाल होगा। आज नायरा पुष्पा के पास जल्दी से वापस आ गई थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, आज उस राधिका की बच्ची को बताऊंगी मैं। नायरा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने राज को देखा ही नहीं था कि राज कहाँ है कहाँ नहीं। राधिका जब स्कूल से आती है तो सबसे पहले छत पर पड़े हुए कपड़े लेने जाती है। ये बात नायरा को पता थी। एक कहावत कही गई है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही कभी कभी उस गड्ढे में गिर जाता है। यही नायरा के साथ भी होने वाला था।
इसीलिए कभी किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। 2 बजने वाला था। नायरा राधिका का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राधिका कपड़े लेने के लिए छत पर चली गई, नायरा ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और मन ही मन में सोचने लगी, ये राधिका मैडम बहुत ही ज्यादा अपने आप को महारानी समझने लगी हैं। आज इन्हें पता चलेगा कि ये मेरा घर है, उनका नहीं। राधिका जब छत पर गई तो उसने देखा राज धूप में बैठा हुआ था। राधिका ने राज से पूछा, राज बेटा, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? मौसी, मैं चिड़िया के लिए दाना लेकर आया था, लेकिन चिड़िया अभी तक आई ही नहीं। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। राज बेटा, तुम दाना यहीं पर रख दो, वो आएगी और अपने आप खाना खा लेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन मुझे देखना था मौसी कि वो दाना कैसे खाती है। राज बेटा, अभी धूप बहुत ज्यादा है, इसीलिए अभी कोई चिड़िया नहीं आएगी। शाम को हम लोग छत पर आएंगे, तब देख लेना चिड़िया कैसे खाना खाती है। ठीक है मौसी, चलो चलते हैं। राधिका ने अपने कपड़े उतार लिए थे और दोनों छत से वापस आने के लिए सीढ़ियों पर आ गए। जैसे ही नायरा ने राज को देखा, उसके पैर वहीं पर ठिठक गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो राज को कैसे बचाए, क्योंकि सीढ़ियों पर सबसे आगे राज ही था और उसने सीढ़ियों पर तेल बहुत ज्यादा गिरा दिया था, जिससे बचने का कोई चांस ही नहीं था। सीढ़ियों पर राज को देखकर नायरा तड़पने लगी। आगे आगे राज आ रहा था, पीछे पीछे राधिका। जैसे ही राज का पैर फिसला, वो डगमगाने लगा। राधिका ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो राज तो बच गया, लेकिन राधिका सीढ़ियों से नीचे गिर गई और राधिका के सिर में चोट बहुत ज्यादा लग गई। नायरा अपने कमरे से राधिका राधिका कहकर चिल्लाई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मालती जी और सरपंच जी भी आ गए। उन्होंने देखा राधिका के सर से खून बहुत बह रहा था। नायरा ने आओ देखा ना ताओ, उसने तुरंत ही अपना दुपट्टा राधिका के सिर पर बांध दिया। सरपंच जी और नायरा ने मिलकर राधिका को गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले गए। मालती जी भी हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी, लेकिन सरपंच जी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि घर में 2-2 बच्चे हैं, इसीलिए घर में किसी का रहना बहुत जरूरी है। तो मालती जी घर पर ही रह गई थी। राज ने गुनगुन को बता दिया था कि राधिका मौसी को चोट लग गई है, उनके सर से खून बह रहा था। ये सुनकर गुनगुन रोने लग जाती है। मालती जी ने उसे समझाया, बेटा चिंता मत करो, मम्मी को थोड़ी सी चोट लगी है, मम्मी अभी डॉक्टर को दिखाकर आ जाएंगी जल्दी से। दादू भी तो उनके साथ गए हैं ना। गुनगुन बेटा तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मम्मी बहुत जल्दी आ जाएंगी। राज ने कहा, नानी गुनगुन को भूख लगी होगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद गुनगुन ने कुछ नहीं खाया है, आप उसके लिए कुछ खाने को बना दो। मालती जी गुनगुन और राज का प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वो मन ही मन में सोचने लगी, काश मेरी बेटी और राधिका के बीच भी यही प्यार होता। मालती जी ने गुनगुन और राज दोनों के लिए आलू के पराठे बनाए। दोनों ने एक एक आलू का पराठा खाया और फिर उसके बाद मालती जी ने दोनों बच्चों को सुला दिया। थोड़ी देर बाद गुनगुन की आंखें खुल गईं और वो मम्मी मम्मी करके रोने लगी। मालती जी ने उसको अपनी गोद में लेटाया और थपकी देकर फिर से सुला दिया। थोड़ी देर के बाद मालती जी को गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजे पर पहुंच गई। सरपंच जी और नायरा राधिका को पकड़कर घर के अंदर ला रहे थे। राधिका को उसके रूम में लेटाया गया। सरपंच जी ने मालती जी को बताया कि उसके सर में चोट बहुत ज्यादा लग गई थी, इसीलिए 11 टांके लगे हैं, तो हम लोगों को इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं राधिका का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। नायरा अभी भी राधिका के पास बैठकर आंसू बहा रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि अगर राधिका ने मेरे बेटे राज को ना बचाया होता तो आज राधिका की जगह पर मेरा बेटा राज होता। आज नायरा को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसे अपनी और राधिका की कुछ दिन पहले की दोस्ती याद आने लगी। दोनों कितने प्यार से रहते थे, लेकिन इस बार उसने पुष्पा के चक्कर में पड़कर राधिका को कितना नीचा दिखाया। फिर भी राधिका ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही। नायरा ने राधिका का हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। तभी राधिका की आंखें खुली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि राधिका समझ गई थी कि उसकी दोस्त उसे वापस मिल गई है। राधिका अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी,
इसीलिए वो चुपचाप लेटी हुई थी। नायरा ने उसके आंसू पोंछे और कान पकड़कर उससे माफी मांग ली। राधिका ने नायरा का हाथ तेजी से पकड़ लिया और मुस्कुरा दिया। मालती जी ने जब ये सब देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी नायरा वापस आ गई थी। मालती जी ने नायरा को बुलाया। बेटा इधर आजा, राधिका को थोड़ी देर आराम करने दे। नायरा राधिका के सिर पर हाथ फेर कर रूम से बाहर आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने राधिका को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा था। अगले दिन नायरा गुनगुन को उसके स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, तो उसने राधिका की तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन लगा दी। लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल ने राधिका की छुट्टी रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि वो राधिका को इतनी छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई राधिका की जगह लेने वाला नहीं था। इसीलिए उन्हें तुरंत ही कोई दूसरा स्टाफ रखना पड़ेगा। नायरा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसकी वजह से राधिका की नौकरी चली गई। नायरा मन ही मन में सोच रही थी कि राधिका को जब पता चलेगा कि उसकी नौकरी छूट गई है तो उस पर क्या बीतेगी। नायरा गुनगुन को स्कूल में छोड़कर घर वापस आ गई थी। कहते हैं कभी कभी आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो फिर हो सकता है वो किसी अच्छी चीज के लिए हुआ हो। नायरा राधिका से मिलने के लिए गई। राधिका को अभी थोड़ा थोड़ा होश आ गया था और वो बोलने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके नायरा को आए हुए 10 दिन हो गए थे और अब राज का स्कूल भी खुलने वाला था। इसीलिए नायरा ने अपने पति को बुला लिया था और राज को उसके साथ भेज दिया। राज अभी वापस नहीं जाना चाहता था। वो दौड़कर अपनी राधिका मौसी के पास गया और उनसे बोला, मौसी अभी मुझे नहीं जाना घर, अभी मुझे यहीं पर रहना है। राधिका ने बड़े प्यार से समझाया, राज बेटा अभी तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे ही छुट्टियां होंगी तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हें नानू से कहकर बुला लूंगी। राज राधिका के गले लग गया और ठीक है मौसी कहकर वो चला गया। नायरा और मालती जी दोनों खड़े होकर देख रहे थे कि राधिका ने कितने प्यार से राज को समझा दिया और वो अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मानकर चला गया। नायरा ने राधिका का बिल्कुल अपनी बहन की तरह ध्यान रखा। दोनों में वापस से प्यार देखकर मालती जी और सरपंच जी भी खुश हो गए। नायरा राधिका के लिए मूंग की दाल बनाकर ले गई थी। नायरा राधिका को दाल पिला रही थी तो राधिका ने कहा, नायरा दीदी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं पी लूंगी। नायरा ने जो भी किया था उसे उस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस था और वो राधिका को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन राधिका अभी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए नायरा ने अभी उसे कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद नायरा मालती जी के पास गई और उनसे बोली, माँ मैंने जो भी किया उसका मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मालती जी तुरंत समझ गई कि राधिका का सीढ़ियों से गिरना, इसमें जरूर नायरा का हाथ है। मालती जी ने खींच के थप्पड़ नायरा के गाल पर मार दिया, लेकिन नायरा ने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये थप्पड़ उसके लिए बहुत ही जरूरी था। नायरा, शक तो मुझे उसी समय हो गया था जब मैंने सीढ़ियों पर तेल देखा था, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी नायरा इतना नीचे गिर सकती है। मैंने तो सोचा था शायद किसी बच्चे ने गलती से सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया होगा, लेकिन इसमें तुम्हारा हाथ था नायरा, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। नायरा की आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ अगर आपको मुझे और थप्पड़ मारने हैं तो मार लो, लेकिन इस बार अपनी बेटी को माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कौन सही है और कौन गलत। मैं उस पुष्पा की बातों में आ गई थी और उसने मुझसे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। नायरा, तुमने उस पुष्पा की बात पर यकीन कर लिया और राधिका जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है, हमेशा तुम्हारा साथ देती थी, तुम्हारे बच्चे का इतना ध्यान रखती थी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो कितनी अच्छी है। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है, तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, तुमने कभी सोचा है? नायरा, राधिका उस इंसान की पत्नी है जिसने तेरे पिता की इज्जत बचाई थी, और सिर्फ तेरे पिता की ही इज्जत नहीं बल्कि तेरी इज्जत भी उसने बचाई थी। अगर उस समय लड़के वाले बारात लेकर वापस लौट जाते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। और तूने उसी की पत्नी के साथ ऐसा किया, उसे जान से मारने की कोशिश की।
नहीं नहीं मम्मी, मैं उसे जान से नहीं मारना चाहती थी, मैं तो उसे बस तकलीफ देना चाहती थी। खैर जो होना था वो तो हो गया। अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, राधिका से जाकर माफ़ी मांगो। अगर राधिका ने तुझे माफ़ कर दिया तो समझ लेना हम लोगों ने भी तुझे माफ़ कर दिया। सरपंच जी ने नायरा और मालती जी की सारी बातें सुन ली थी। सरपंच जी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि उनकी बेटी की वजह से राधिका को इतनी परेशानी हुई, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली भी थी कि उनकी बेटी को उसकी गलती का एहसास हो गया। धीरे धीरे करके 10 दिन गुजर गए। अब राधिका को थोड़ा ठीक लग रहा था। आज राधिका नायरा के साथ अपने रूम से बाहर आई थी, क्योंकि रूम के अंदर पड़े पड़े वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे रूम के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर आकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मालती जी राधिका के लिए चाय बनाकर ले आईं। सभी आराम से आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। नायरा ने जाकर देखा तो सामने संगीता काकी खड़ी हुई थी। नायरा को देखकर संगीता काकी बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपना सारा सामान नीचे रखा और नायरा को गले से लगा लिया। नायरा ने शिकायती लहजे में संगीता काकी से कहा, काकी मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। मैं छुट्टियों पर घर में आई और आप छुट्टी लेकर चली गई थी। अरे नायरा बिटिया नाराज मत हो, घर में कुछ बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए मैं गई थी। अब तो मैं आ गई हूँ ना। तभी अंदर से मालती जी की आवाज़ आई। नायरा संगीता को अंदर आने देगी या फिर सारी बातें वहीं पर कर लेगी। नायरा ने संगीता काकी का सामान उठा लिया और संगीता काकी घर के अंदर आ गई। संगीता काकी जैसे ही घर के अंदर आई उन्होंने देखा राधिका के सिर में पट्टी बंधी हुई थी। वो तुरंत राधिका के पास आकर बैठ गई और बोली, राधिका बिटिया ये सब कैसे हो गया? तो मालती जी ने संगीता को सब कुछ बता दिया। संगीता बोली, हाय मेरी बच्ची, कितना दर्द झेला होगा। राधिका बहुत देर से बाहर बैठी हुई थी, इसीलिए नायरा अब उसको कमरे में लेकर गई और राधिका को नायरा ने अपनी सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर वो समझ गई कि पुष्पा कितनी चालाक है। जब उसने मेरी सासू माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया तो फिर नायरा क्या चीज़ है। राधिका ने नायरा से कहा, कोई बात नहीं नायरा, कभी कभी इंसान को समझने में गलती हो जाती है, लेकिन तुमने जो किया उस पर तुम्हें पछतावा है, इसीलिए मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज नायरा को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि राधिका ने उसे माफ़ कर दिया। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इस कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।